गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो मुझे काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट किया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अभी एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, तो उसके आप नोट्स बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, मैं उस पर वीडियो तो नहीं बना सकती हूँ, बट मेरे नोट्स को आपको समझा सकती हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो पेपर होने वाला है उसमें ज़रूर काम आएंगे, ठीक है। और मैंने कोशिश करी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेबल का यूज़ करूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे इसमें टेबल्स यूज़ करें ताकि आपकी कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। और मैं आपको जो नोट्स है वो पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, ठीक है। इसमें मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी आपको एक एक चीज़ें, मैं आपको उसका टर्म्स समझाऊंगी केवल, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और मेरे मतलब मेन चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर फिर आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला तो हमारा सब्जेक्ट ये है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी अवधारणा क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं शैक्षिक तकनीकी, ठीक है। देखो, शैक्षिक तकनीकी इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा में तकनीकी का यूज़ करना। टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो या फिर लैपटॉप का या फिर मोबाइल का, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। शैक्षिक तकनीकी का मतलब ये है कि आप शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो खुद जो सूक्ष्म शिक्षण है वो भी एक टेक्निक है, ठीक है, कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप अपने व्यवहार में चेंज कर सकते हो। आप पढ़ाने की भी टेक्निक्स होती हैं। और प्लस में आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तकनीकी जो साधन है उनका यूज़ कर सकते हो। तो शैक्षिक तकनीकी सिर्फ मशीन तक सीमित नहीं है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये आप लाइन लिख सकते हो कि शैक्षिक तकनीकी एक केवल मशीनी तकनीकी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्या है शैक्षिक तकनीकी भैया? एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तकनीकी साधनों और विधियों, समझ में आया? तकनीकी साधन तो समझ में आता है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब तकनीकी साधन है। टीवी, रेडियो, है ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। और विधियों, ठीक है। विधि में हम बहुत सारे, जैसे अनुदेशनात्मक विधि होती है, आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो, निर्देशन दे रहे हो, उनकी मतलब सहायता कर रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। तो क्या है भैया ये शैक्षिक तकनीकी एक क्षेत्र है जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तकनीकी साधनों और विधियों का उपयोग का अध्ययन करता है, ठीक है। यह शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से डिज़ाइन, विकास, उपयोग, प्रबंधन और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें ये 5 चीज़ें बिल्कुल रख लो, कहीं पर भी आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी डिज़ाइन बनाना है, योजना बनाना है, ठीक है। योजना के बाद आपको क्या देखना है, उसका विकास देखना है, फिर उसका उपयोग कैसे देखना है, फिर उसका मैनेजमेंट करना है, फिर मूल्यांकन करना है। ये सभी का यही काम है। इसमें जितने टर्म्स यूज होंगी सब यही करेंगी, ठीक है। पहले आपको दिखाएंगे, फिर सिखाएंगे, ठीक है। सिखाएंगे, उसके बाद फिर आपकी परीक्षा लेंगे, फिर आपका मूल्यांकन करेंगे। क्लियर है? तो इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, कुशल और आकर्षक बनाना है। अब महत्व क्या है शिक्षण तकनीकी की? आवश्यकता और महत्व। सबसे पहले आवश्यकता देखो, क्यों है ज़रूरी भाई? ताकि इससे क्या हो, व्यक्तिगत शिक्षा हो, ठीक है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। शैक्षिक तकनीकी का उपयोग छात्रों के व्यक्तिगत आवश्यकता और अधिगम शैलियों के अनुरूप शिक्षण विधियाँ प्रदान करता है। दूसरी चीज़ क्या है? समय और संसाधनों की बचत होती है, ठीक है। जैसे अब भाई तुमको किसी की फ़ोटो दिखा दी हमने, तो उसको फ़ोटो दिखा दिया, जो उसका लाइव कुछ हमने दिखा दिया, तो समय और संसाधन की बचत हो गई। ऐसा नहीं कि हमको ताजमहल दिखाना तो हम लोग घूमने गए आगरा, ठीक है। तो समय और संसाधनों की बचत भी इससे होती है। गुणवत्ता में सुधार तो होता ही है, ठीक है। और सुलभता, मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में भी ये चीज़ें क्या होती है, हमें सुलभ हो जाती है। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको क्लासरूम आने की आवश्यकता नहीं है, तो दूरस्थ शिक्षा में भी ज़रूरी है। अब महत्व क्या है? महत्व है प्रभावी शिक्षण के लिए, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी का उपयोग शिक्षक भी कर ही रहे हैं ना, शिक्षक भी करते हैं, छात्र भी करते हैं, स्कूल के संगठन भी करते हैं, अन्य अनौपचारिक संगठन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? प्रभावी शिक्षण होता है, ठीक है। तो शिक्षण को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, शिक्षण विधियों का आकर्षक बनाने के लिए इसका उपयोग महत्व है, ठीक है। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हो रहा है। लोकतांत्रिकरण मतलब सभी के लोगों के लिए उपलब्ध हो पा रही है ना शिक्षा। शिक्षा तो अधिकार है ही सभी का, ठीक है। नवाचार,
नवाचार मतलब कुछ इनोवेशन भी हो रहा है ना इससे। शैक्षिक तकनीकी करती है अधिगम में नवाचार को। किसको? अधिगम में नवाचार। अधिगम मतलब होता है सीखने। तो किस किस अन्य प्रकार से सीखा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मतलब जो जिससे पेन कॉपी से मैं पढ़ाती हूँ तो मैं नहीं बना पाई थी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ ना, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पढ़ाने में क्या कर रही हूँ, नवाचार को प्रोत्साहित कर रही हूँ कि हाँ मैं ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। जिससे छात्र अधिक रचनात्मक और समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनते हैं। निरंतर सुधार, अब ये भी विकास की ही प्रक्रिया, निरंतर सुधार होता है, ठीक है। निरंतर मूल्यांकन होता है और उसमें जो फीडबैक हमको मिलता है, जैसे अगर मान लो आप बोलो कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे डायग्राम से समझाओ, नहीं आप मुझे टेबल बना के समझाओ, सारणी से समझाओ, ठीक है। तो ये फीडबैक प्राप्त होते हैं, तो फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उन विधियों में सुधार करते हैं। तो ये शैक्षिक तकनीकी का महत्व है। अब शैक्षिक तकनीकी के प्रकार देखिए, ये आपको तुलनात्मक रूप से समझाऊंगी। बहुत सारी बुक्स में देखिए शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार दिए हैं? 4। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 प्रकारों को समझाऊंगी, चौथा प्रकार अलग से समझा दूंगी। 3 प्रकारों का हमने तुलनात्मक अध्ययन इसमें संभव था, इसलिए मैंने इसमें तुलनात्मक अध्ययन आपको दिया है, ठीक है। पहला प्रकार है शिक्षण तकनीक। शिक्षक तकनीक मतलब होता है, भैया नाम से समझ में आ रहा है, आप किस टेक्निक से पढ़ाते हो, आप किस टेक्निक से पढ़ाते हो, ठीक है। दूसरा होता है अनुदेशन तकनीक। अनुदेशन तकनीक मतलब होता है आप किस टेक्निक से उसको समझाते हो। और थर्ड होता है व्यवहार टेक्निक, आप किस टेक्निक से उसके व्यवहार में परिवर्तन करते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये 3 चीज़ जाएगी। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगी। देखो परिभाषा सबसे पहले तो देख लो। अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ बताती हूँ, अगर इसमें से एक भी आ जाता है, एक भी आ जाता है, जैसे एक समझा लो, शिक्षण तकनीक समझा लो, अनुदेशन समझा लो, व्यवहार तकनीक, तो आपका जो टेबल है ना, वो टेबल इतना ज़्यादा काम में आएगा आपके, मतलब आप इसी टेबल के आधार पर लिख सकते हो ना। अगर मान लो किसी एक का आ गया है, शिक्षण तकनीक क्या होता है, ठीक है। शिक्षण तकनीक आप क्या लिखोगे कि शिक्षा देने की विधियां और उपाय है वो शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाना। जैसे हम लेक्चर लेते हैं, चर्चा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परियोजना होती है, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें शिक्षक द्वारा संचालित हो जाती है। कोई भी पढ़ाता है, जो पढ़ा रहा है वो शिक्षक हो रहा है ना, तो शिक्षक द्वारा संचालित होती है। इसमें मेनली हम यूज़ करते हैं बोर्ड का, चौक का, मॉडल्स का, पुस्तकों का, ठीक है। लक्ष्य समूह सभी आयु वर्ग के लिए होता है। फोकस क्षेत्र विषय वस्तु प्रभावी होती है। मेनली जो शिक्षक रहता है वो किसको पढ़ाता है? जो आपको पढ़ाना चाह रहा है वो एक पर्टिकुलर विषय वस्तु को पढ़ाता है। उपयोग समय कक्षा सत्र के दौरान पढ़ाता है। प्रभाव स्तर शैक्षणिक सफलता मिलती है, बच्चों की शैक्षणिक सफलता उससे डिपेंड करती है। लचीलेपन का स्तर है क्या? हाँ बिल्कुल है। शिक्षक चाहे तो उसकी पढ़ाने की टेक्निक चेंज कर सकता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्या इसमें? हाँ है। शिक्षकों को जो नई नई विधियाँ होती है उनको कैसे तैयार करना, उसकी रणनीति बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अच्छा, इसका मापदंड हम कैसे देखेंगे कि वो प्रभावशील है या नहीं? तो हम शैक्षिक टेक्निक का हम लोग कब देखेंगे? परीक्षा परिणाम में, कि जो हमने उसको पढ़ाया क्या उसने समझा, ठीक है। ये समझ मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाली है, तो परीक्षा परिणाम में उसका प्रभावशीलता मापदंड देखेंगे। और संबंध कैसा है इसका? संबंध कैसा है? सीधी शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया आपने उसको डायरेक्ट पढ़ा दिया, तो ये होती है शिक्षण टेक्निक, ठीक है। ये देखिए ये होगी शिक्षण तकनीकी। अब इसी प्रकार हम लोगों को अगर क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में आपको क्या समझाना है, डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस बता दीजिए आप। परिभाषा क्या रहेगी? ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो शिक्षण टेक्निक होती है उसमें सिर्फ पढ़ाना है। अनुदेशन में आपको प्रक्रिया है, समझाना कैसे है, व्यवहार आपने समझ लिया तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं, ठीक है। ये ऐसी चल रही है। अब देखो परिभाषा, शिक्षा देने की विधियाँ और उपाय इसके अंतर्गत आते हैं। अब शिक्षा सामग्री को प्रस्तुत करने की तकनीकी, अब ये प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा सामग्री को प्रस्तुत करने की तकनीकें, और ये क्या है अपना आगे वाला? छात्रों के व्यवहार को निर्देशित करने के, आप छात्र के व्यवहार को कैसे निर्देशित कर सकते हो, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाना, कैसे आप पढ़ा सकते हो,
इसका क्या है अनुदेशन का, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, आप कैसे सीखोगे, और यह सकारात्मक और अनुशासित शिक्षा का माहौल बनाना इसका उद्देश्य है व्यवहार तकनीकी का, कि आप एक अच्छा माहौल बना सको। उदाहरण जैसे हम शैक्षिक तकनीकी में किसका यूज़ करेंगे, लेक्चर ले लिया, चर्चा कर ली, प्रदर्शन कर लिया, ठीक है। जैसे अगर प्लांट पढ़ा रहे हो तो प्लांट लेके आ गए, परियोजना कोई मॉडल लेके आ गए तो आपने दिखा दिया, ऐसे पढ़ा रहे हो आप। पर अगर आपको उसको समझाना है तो आप कैसे समझाओगे, आप पूरी प्रोसेस दिखाओ तो फोटोसिंथेसिस में, देख भैया ऐसा होता है, ई लर्निंग करवा लो, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग में कक्षा और ऑनलाइन क्लास साथ में चलती है, मतलब आप कक्षा में ही मल्टीमीडिया का यूज़ करके पढ़ा रहे हो तो होती है ब्लेंडेड, ठीक है, दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है जब, ठीक है। समूह कार्य होते हैं। व्यवहार तकनीकी क्या है, व्यवहार में आप कोई बच्चे ने सीखा है नहीं सीखा है, वो उत्तर दे रहा है तो उसको सकारात्मक पुनर्विलन दे दो, उत्तर नहीं दे रहा है नकारात्मक पुनर्विलन दे दो। अनुशासन में बैठने की तकनीक बताओ, ठीक है, अनुशासन कैसे सीख रहे हैं बच्चे, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। मुख्य विशेषताएं देखिए, ठीक है, तो मुख्य विशेषता क्या है, शिक्षण की विधियाँ शिक्षक द्वारा संचालित होती है, ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक द्वारा संचालित होगी, ठीक है। और ये जो है ये जो प्रक्रिया है मैंने बताया था ब्लेंडेड लर्निंग है, मतलब डिजिटल और पारंपरिक, मतलब डिजिटल और शिक्षक दोनों इसमें उपयोग होती है। और इसमें छात्र के व्यवहार को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, मतलब मेन ऐसा काम क्या है, छात्र का व्यवहार या परिवर्तन हो रहा है या नहीं, इसका क्या है, छात्र सीख रहा है या नहीं, और छात्र को ज्ञान मिला है या नहीं, ठीक है। प्रमुख उपकरण इसमें बता दिया मैंने, श्यामपट्ट, चौक, मॉडल, पुस्तक। इसमें क्या यूज़ करोगे, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या यूज़ करोगे, आप कैसे कर सकते हो, छोटे बच्चों के आप स्टार दे देते हो कि हाँ उनको सकारात्मक, अगर मतलब कोई बच्चे ने अच्छा उत्तर दिया आपने उसको स्टार दे दिया तो वो क्या होता है, उसके बाद में उस चीज़ को और करता है कि हाँ अच्छा मिला है, जब हमको पुरस्कार मिलता है तो हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं, ठीक है। लक्ष्य समूह, लक्ष्य समूह मतलब शिक्षण विधि सभी आयु वर्ग के लिए, ये तो सब सभी के लिए ही है, इसमें कुछ है ही नहीं लक्ष्य समूह में तो, ठीक है। फोकस क्षेत्र, आप किस चीज़ पे फोकस करते हो, इसमें विषय वस्तु को प्रभावी, आप विषय वस्तु को समझाने पर केंद्रित होते हो कि विषय वस्तु भैया जो पाठ है उतना ही समझ लो तुम, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, शिक्षण सामग्री की पहुँच और प्रभाव, मतलब उसको कैसे समझना है पूरा, उसमें हम केवल पाठ्य पुस्तक नहीं बल्कि उसको थोड़ा गहन अध्ययन इसमें शामिल होते हैं। और फिर इसमें हम क्या करते हैं, छात्रों के सकारात्मक व्यवहार और अनुशासन का फोकस होता है कि छात्रों में कैसे हम परिवर्तन लाएं, ठीक है। उपयोग और समय की बात करें तो शिक्षण अधिगम कहाँ होता है हमारा, शिक्षण जो टेक्निक है, तकनीक वो कहाँ होगी हमारी, कक्षा में होगी। और इसमें तो हम कक्षा में भी कर सकते हैं और कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं। और ये तो पूरे स्कूल समय में हमारे अंदर जो होता है व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, ये टीचर उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। प्रभाव का स्तर देखिए तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, छात्र की केवल शैक्षणिक सफलता मिलेगी उससे कि बच्चे ने कितना पढ़ा है। दूसरी इसमें मिलेगी प्रभाव छात्र की सीखने की क्षमता, उसने कितना सीख चुका है, ठीक है। और यह है छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, जब वो चीज़ वो सीख जाता है ना तो उस चीज़ को लाता है अपने सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। लचीलेपन का स्तर, क्या उसको चेंज कर सकते हैं, हाँ कर लो ना, टीचर अलग तरीके से पढ़ा लेगा तो शिक्षक की शैली के अनुसार उसमें बदलाव पॉसिबल है। तकनीकी संसाधनों, शिक्षक की पसंद के अनुसार, हाँ तकनीकी संसाधनों को चेंज कर लो, उसमें परिवर्तन, लचीला मतलब क्या, उसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। फिर ये है नेक्स्ट, छात्र व्यवहार और आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। अब बताइए मुझे नेक्स्ट में क्या इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हाँ शिक्षण विधियों और रणनीतियों को के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें है शिक्षण टेक्निक में। और इसमें किसके प्रशिक्षण की, तकनीकी उपकरण जो होते हैं, ठीक है, या डिजिटल संसाधन होता है उनको चलाते आना चाहिए। अब मैं आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर दे दूँ, ठीक है, स्लाइड दे दूँ, टीचर को आ ही नहीं रहा है तो उसको इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्या, हाँ है ना, व्यवहार प्रबंधन और प्रेरणाओं का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाना चाहिए कि आप एक बच्चे को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको मारना उपाय नहीं होता है, तो ये व्यवहार प्रबंधन होता है, प्रेरणाओं का प्रशिक्षण होता है। प्रभावशीलता का मापदंड, आप कैसे मापदंड देखोगे उसका कि कितना सीखा है उसने, तो आप देख लोगे उसका शैक्षिक प्रदर्शन कितना है, उसका परसेंट कितना है, उसका परीक्षा में परिणाम कितना है, ठीक है।
ये आप कैसे देखोगे, पाठ्यक्रम की समझ कितनी हो गई है उसको, उसका व्यवहारिक कौशल कितना है, और इधर आप व्यवहार में सुधार और उसकी सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया को देख सकते हो। संबंध सीधे शिक्षण प्रक्रिया से है, ठीक है, इधर शिक्षण सामग्री से है, ये पहले ही आ गया था, और ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है, कि आप उसके व्यवहार का, उसके मनोविज्ञान का अध्ययन करते हो। तो ये हमने पढ़ ली है शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। इसे मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से और समझा दिया ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को। जैसे देखो, शिक्षण तकनीकी में लेक्चर विधि में आप क्या करोगे, इतिहास का शिक्षक ने क्या करा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर उसने लेक्चर दे दिया ना, पढ़ा दिया उसने। चर्चा विधि वो यूज़ कर सकता है काय में, सामाजिक विज्ञान शिक्षक छात्रों से भिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, तो वो भी पढ़ा ही रहा है ना, उसकी टेक्निक है ये। प्रदर्शन विधि, एक विज्ञान का शिक्षक छात्रों को रसायन प्रयोगशाला में ले गया है, बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ये भी क्या उसकी एक विधि है। अब मेरे को बताओ, उसको समझाना है, अनुदेशन का उपयोग करना है, तो कैसे करेगा वो, समझाने के लिए कैसे प्रयोग करेगा, मल्टीमीडिया प्रस्तुत कर सकता है, जैसे गणित का शिक्षक प्रोजेक्टर का यूज़ करके ज्यामिति के सिद्धांत को समझा सकता है। ई लर्निंग हो गई है, ब्लेंडेड लर्निंग होगी, जैसे जीव विज्ञान का शिक्षक जो है कक्षा में तो पढ़ा रहा है, इसके साथ साथ ऑनलाइन संसाधनों से वो बता रहा है कि देखो बेटा इसे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये ब्लेंडेड लर्निंग। तो आप मतलब कैसे सिखा रहे हो, और ये है आप कैसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब थर्ड होता है व्यवहार तकनीक। व्यवहार तकनीक मतलब क्या होता है, जैसे सकारात्मक पुनर्बलन, एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक अच्छे व्यवहार के लिए छात्रों को स्टार देते ना, मैंने बताया था। नकारात्मक कब दोगे, जब आप अनुचित व्यवहार करते हो तो शिक्षक रोकता है, ठीक है। और अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी नियम या दंड प्रणाली का उपयोग कर रही है, तो ये आप क्या कर रहे हो, उसके व्यवहार में एक पर्टिकुलर परिवर्तन कर रहे हो, ठीक है, हो गया ये। अब उपरोक्त आंसर को अतिरिक्त शैक्षणिक तकनीकी प्रकार के, मतलब उपरोक्त जो आंसर है ना, मैंने आपको बताया शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार। अच्छा, चौथा बताया नहीं मैंने। चौथा देखिए, चौथा जो है ना वो प्रारूप होता है, व्यवहार प्रारूप बोल सकते हैं उसको, या फिर अनुदेशन प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोर्थ वाले को अनुदेशन प्रारूप। अनुदेशन प्रारूप का मतलब होता है आप किसी बच्चे को किस फॉर्मेट, प्रारूप मतलब क्या होता है, फॉर्मेट, ठीक है। तो अनुदेशन प्रारूप में क्या होता है, आप पहले योजना बनाओगे, आप सामग्री इकट्ठी करोगे, आप बच्चे का पूर्व ज्ञान देखोगे, आप बच्चे को किन किन विधियों से पढ़ाओगे, आप बच्चे को कैसे समझाओगे, आप उसका कैसे कैसे कार्य करवाओगे, ठीक है, आप उसका मूल्यांकन कैसे करोगे, फिर आप उसका पुनरावृत्ति, मतलब मूल्यांकन के पश्चात आप फीडबैक जब मिलता है तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस करोगे, तो ये सब होता है अनुदेशन प्रारूप में, ठीक है। प्रारूप आपको बताता है कि आप पूरे कक्षा में कैसे काम करोगे, ठीक है। प्रारूप एक फॉर्मेट होता है, तो अनुदेशन प्रारूप भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ कुछ आंसर्स, मतलब कुछ कुछ में क्या है, जो शैक्षिक तकनीकी के प्रकार है उनको अलग से भी बताया गया है, तो मैं उनको भी बता देती हूँ। एक्चुअली में ये आपका सिलेबस है, तो इससे थोड़े से आपकी टर्मोलॉजीज भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप जा सकते हैं, ठीक है, और अदरवाइज़ आप चाहे तो रुक सकते हैं। मैंने इसके बाद में भी बहुत सारी जो क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में आपको बताया, जैसे सारणी के द्वारा आपको समझाया है, जैसे ये रेखीय अभिक्रम हो गया, शाखीय अभिक्रम हो गया, बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो, मैं आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी, तो इधर मैं आपको बताऊं, शैक्षिक तकनीकी से ये बिल्कुल मत लगा लेना कि आप बस टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। टेक्निक्स मतलब होता है आप हार्डवेयर, वो कौन कौन सी चीज़ें ला सकते हो, छू सकते हो। हार्डवेयर किसको बोलते हैं हम कंप्यूटर में, जिनको हम छू सकते हैं, तो जिनको हम छू सकते हैं, जिनको है ना, तो वो क्या है, हार्डवेयर है, राइट। तो हार्डवेयर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो वो चीज़ें जिनको हम छू कर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, भौतिक उपकरण और मशीन या साधन शामिल होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, अन्य ऑडियो विजुअल उपकरण हो गए। ऑडियो विजुअल उपकरण जैसे कि ऑडियो की बात करें तो रेडियो हो गया, ठीक है, ऑडियो विजुअल टीवी हो गया हमारा, है ना। तो ऐसे कैसेट हो गई हमारी सिर्फ ऑडियो की, तो ऐसे हमारे ऑडियो विजुअल उपकरण, तो उपकरण को तो हम छू सकते हैं, है ना, इसलिए हम इसको हार्डवेयर बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट क्लासरूम में उपयोग होने वाले डिजिटल प्रोजेक्टर और इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, इन्होंने ये बोला है डिजिटल प्रोजेक्टर और इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड दोनों क्या है,
उपकरण है। उपकरण है दैट इज़ वो क्या है बेटा अपने हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी है, हार्डवेयर है। इतना समझ में आया। ये कंप्यूटर वाला हार्डवेयर लेके मत चलना, बस जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी क्या होता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर जिन्हें हम नहीं छू सकते, ठीक है, जो अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जैसे हम शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, ई लर्निंग का कर सकते हैं, शैक्षिक गेम का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर में चलते हैं। इसके अंतर्गत हमारी कुछ प्रक्रिया वो भी आ सकती है, क्या बोल सकते हैं इसमें हम, मैंने ऐड नहीं किया, इसमें तकनीक से आ सकती है। क्या आपकी अनुदेशन प्रणाली कैसी है, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं मेनली उसकी प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से हमको समझाएंगे, वो सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि आप उसको किस वे में समझा रहे हो, क्या आप कुछ पेड़ उठा के लाए हो, ठीक है, या फिर उसकी कल्पना से समझा रहे हो, तो वो एक टेक्निक है, कल्पना करना बच्चों को कि एक नदी है या ऐसा है वैसा है, तो एक काल्पनिक, तो वो भी सॉफ्टवेयर है, उसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रणाली उपागम। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, देखो सिस्टम अप्रोच क्या होता है, प्रणाली क्या होता है, पहले मेरे को बताओ सिस्टम क्या होता है। अब देखो सिस्टम में ना एक चीज़ होती है, क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग बात करें हमारे पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र है, सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, मतलब जैसे मुख है, ये नासिका है, यहाँ से खाना आता है, ठीक है, फिर और ईसोफेगस में जाता है, यहाँ पे जाता है, ये मतलब पूरी प्रोसीजर यहाँ से चलती है। तो सेम प्रोसेस किसी दूसरी चीज़ में होती है, कोई सिस्टम होता है, तो उससे क्या होता है, खाना एक पर्टिकुलर मतलब या फिर एक पर्टिकुलर जगह से जाएगा, ऐसा नहीं कि खाना डायरेक्ट स्टमक में पहुंच गया। ठीक है, तो एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जब कोई चीज़ की जाती है तो वो सिस्टम कहलाती है। ठीक है, तो यही प्रणाली उपागम में भी यही चीज़ है। क्या बोला है उसने, यह शैक्षणिक तकनीकी व्यवस्थित और संगठित दृष्टिकोण है। व्यवस्थित है और संगठित मतलब सब अकेला नहीं है, कुछ लेके चला हुआ है 4-5 को, जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के सभी पहलुओं को एकीकृत करता है। जो क्या करता है, जो प्रक्रिया है उनको क्या करता है, एकीकृत करता है। एकीकृत मतलब सबको साथ में लेकर चलता है। ठीक है, जैसे कक्षा में शिक्षण प्रक्रियाओं को एक प्रणाली के रूप में डिज़ाइन और लागू करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रणाली उपागम। ठीक है, अब एक और टर्म समझो आप लोग, आपको ये क्वेश्चन आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी का एक प्रकार है, ये आपको आगे आएगा, जो क्या बोल सकते हैं इसको, अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है, अभिक्रमित अनुदेशन वो उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसको हम अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन बहुत लंबा टॉपिक है आपका, पर वो होता क्या है बिल्कुल सिंपल वे में समझ लो। ये भी एक शैक्षिक तकनीक का प्रकार है जिसमें शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत किया जाता है और छात्र की प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, अनुदेशात्मक क्या बोला था मैंने यार, अभिक्रमित अनुदेशात्मक। अभिक्रमित नाम समझ में आ रहा है, अभिक्रमित मतलब कुछ क्रम में चल रहा है। अब मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में इसके 3 प्रकार बता देती हूँ, बहुत ईजी वे में समझो। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन एक होता है लीनियर। इसमें क्या होता है बेटा, आपने एक का आंसर दिया फिर आप दूसरे पे गए, आपने दूसरे का आंसर दिया आप तीसरे पे गए, फिर आप तीसरे का आंसर दिया आप चौथे पे चले गए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ब्रांच्ड क्या होता है, आपके पास एक समस्या थी, समस्या के आपके 4 ऑप्शन है, क्या है आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपने ये आंसर दे दिया, ये आंसर गलत है, तो आप वहीं वापस आ गए, और इसके साथ ही आपको उसने 4 बातें और सुना दी कि मतलब ऐसा नहीं होता है, इसके साथ ऐसा ऐसा होता है। तो फिर आपने चूज़ कर लिया भैया ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी क्या था, ऑप्शन सी हमारा सही है, और यहाँ से आप आगे बढ़ गए, और फिर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, एक क्वेश्चन के बाद फिर 4 ऑप्शन आ गए। आया समझ में। तो आप अगर गलत आंसर दोगे तो आपको वो सुना देगा, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन दे देगा। ठीक है, और अगर आप सही आंसर देते हो, तो यहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे, फिर आपके साथ फिर वही ब्रांच आ जाएगी और फिर आप उत्तर दोगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी ब्रांच्ड। ठीक है, और एक और होती है, उसका नाम मुझे अब याद नहीं आएगा, इसमें लिखा था यार मैंने, हिंदी में क्या नाम है उसका, हाँ ये रही ना, मैथेटिक्स अभिक्रम अनुदेशन, ये रही मैथेटिक्स अभिक्रम अनुदेशन। ठीक है, ये अनुदेशन जो आपको बता रही है वही है अभिक्रमिक अनुदेशन। तो मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन में क्या होता है, कहाँ थे हम लोग, हाँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको दे दिया है आंसर,
आपको क्या दे दिया है, आंसर कुछ जटिल आपको दे दिया है। क्या दे दिया है, ये जटिल से सरल की ओर चलता है, जटिल से सरल की ओर चढ़ेगा। जैसे आपको मान लो एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया है ना, जगह नहीं है, देखो क्या है, आपको एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया है, फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक्स वाई जेड जो भी आपको दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5, इस टाइप से कुछ भी दे दिया है, तो आप इक्वेशन दे दिया, फिर उसमें देते हैं आपको प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब होता है आपको संकेत देना है। आप बोलोगे ये वाई को आपस में जोड़ लो, जो एक जैसे टर्म है उसको जोड़ लो, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस 2y कर लोगे इज इक्वल्स टू 5। शे कहाँ गया, एक मिनट है ना, चलो मैं अब जब यहाँ पे आएंगे ना, इसमें मैंने उदाहरण लिखे हैं तो अपन उसे समझ लेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। कहाँ थे हम लोग, ये प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन हो गया अपना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फिर से पढ़ लो, यह शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है जिसमें शिक्षण सामग्री छोटे छोटे चरण हमने देखे ना, लीनियर में छोटे छोटे चरण थे, ब्रांच में छोटे छोटे चरण थे, और यहाँ पे आपको एक बड़ा चरण को छोटे छोटे उसमें तुम बांटते जाओगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे, सॉल्व हो जाएगा वो। तो उस प्रकार होता है ये जो लास्ट वाला मैथमेटिक्स है ना, नॉर्मली हम मैथमेटिक्स या फिजिक्स में यूज़ करते हैं, फिजिक्स में जब हम नहीं उसको प्रूफ करो क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया है। उसके बाद आता है आपका मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया टीचिंग कैसे करोगे, ये भी आपके सिलेबस में है। तो मल्टीमीडिया नाम आते से अपने दिमाग में 4-5 चीज़ें चलना चाहिए। कौन कौन सी, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या देखोगे उसमें, एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है, पिक्चर आ जाएगी, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स का संयोजन होता है जो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक आकर्षक प्रभावी बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीमीडिया आते से अपने दिमाग में कार्टून वगैरह आ जाना चाहिए, एनिमेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। जिससे हम लोग बोलते हैं उदाहरण के लिए वीडियो लेक्चर हो गया, पॉडकास्ट हो गया, एनिमेशन हो गया, ठीक है। ये सब का उपयोग हम, अब एनिमेशन का उपयोग नॉर्मली उन चीज़ों में अधिकतर होता है जिनको आप नहीं देख सकते हो। आप, मैं आपको बोलूँ कि भैया जो क्या बोल सकते हैं, तारा, मतलब जो तारे के बीच का नहीं, वो आकाशीय पिंड वगैरह उसके बारे में समझा रहे हैं, तो अब मैं क्या वहाँ जाके उसकी वीडियो लूँगी, इतनी, मतलब मैं क्या, मतलब कोई भी जाके वहाँ जाके क्या वीडियो बनाएगा कि ये तारे से ये तारे की दूरी, पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं, एनिमेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में पढ़ते हैं, एनिमेशन के फॉर्म में। तो जो पॉसिबल नहीं है उसका ही बना सकते हैं, जो पॉसिबल है उसका भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं बनेगा। यूज़ ऑफ मास मीडिया, ठीक है। अब मास मीडिया क्या है, मास मतलब क्या होता है, बहुत सारा, मास मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे, मास मीडिया मतलब होता है कि आपने ऐसा माध्यम, ऐसा मीडियम ले लिया है, ऐसा मीडियम ले लिया है जो बहुत सारे लोगों को, जनसंचार बोलते हैं इसको, बहुत सारे लोगों को एक साथ में इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, बहुत सारे। अब मैं आपको बता रही हूँ, जनसंचार ऐसा नहीं कि वो भीड़ को पहुंचा रहा है, या फिर ऐसा नहीं कि वो सिलेक्टेड लोगों को पहुंचा रहा है, वो उन लोगों को पहुंचा, मतलब पहुंचा सभी को रहा है, पर कुछ लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं जो उसे देखना चाहते हैं। तो मास मीडिया, जैसे पेपर आया है, ज़रूरी नहीं ना कि आपके घर का हर सदस्य पेपर पढ़े, बट वो पेपर सभी के पास आ रहा है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ मास मीडिया, तो मास मीडिया के एग्जाम्पल जैसे रेडियो, ज़रूरी नहीं कि सभी सुने, टेलीविज़न, इंटरनेट, ठीक है, समाचार पत्र, ये सब क्या है, हमारे जन माध्यम है, मास मीडिया है, ठीक है। तो इसका हम क्या है, व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे टीवी न्यूज़ चैनल वगैरह हो गए, और ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह हो गए, राइट। क्या निष्कर्ष निकला हमारा, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास करना है। इसमें विभिन्न प्रकार और इसके महत्व को समझकर शिक्षक और छात्र दोनों को लाभान्वित किया जा सकता है। यह न केवल शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी भी बनाता है, ठीक है। अब हमने ये तो समझ ही लिया ना, अभिक्रमिक अनुदेशन क्या होता है। अभिक्रमिक मतलब होता है, ये वही है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो। अभिक्रमित मतलब क्रम से पढ़ाना, तो या तो आपका सीधा क्रम रख लो, या तो आप ऑप्शन रख लो, ठीक है, और या तो आप समस्या पहले दो फिर समस्या समाधान पे काम करो, ठीक है। तो ये होता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। अभिक्रमिक अनुदेशन एक शिक्षण विधि है जो सीखने की सामग्री को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके प्रस्तुत करती है। इस विधि में छात्र स्वयं अपनी गति से सामग्री का अध्ययन करते हैं। अब मुझे बताओ, अब मैं आपको कोई चीज़ बोलती हूँ कि आप इसका सही दोगे तो आप आगे बढ़ोगे, इसका सही दोगे तो आप आगे बढ़ोगे, इसका सही दोगे तो आगे बढ़ोगे। तो आप छात्र क्या कर रहा है,
स्वयं की गति से कर रहा है ना अध्ययन। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उत्तर सही होने पे अगले चरण पे बढ़ते हैं, जबकि गलत उत्तर होने पर सही उत्तर की जानकारी दी जाती है। ठीक है, और उन्हें पुनः प्रयास का अवसर मिलता है। और यह विधि शिक्षा को अधिक व्यक्तिगत और आत्मनिर्भर बनाती है। व्यक्तिगत और आत्मनिर्भर बनाती है। प्रत्येक छात्र की पढ़ने की क्षमता अलग होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन से? रेखीय अभिक्रम अनुदेशन, ठीक है, लीनियर, शाखीय जो शाखा के रूप में होता है, और मैथेटिक्स अभिक्रम अनुदेशन। ठीक है, अब किस किस ने दिया है, क्या क्या दिया है, हम इसको पढ़ लेते हैं। ये सबसे अच्छा टेबल है। ठीक है, इसको आप देख लो तो आपको पूरे तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 30 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा पेपर ही बता रही हो तो इतना तो चलता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा अपना रेखीय अनुक्रम किसने दिया है? स्किनर ने। किसने दिया है? रेखीय अभिक्रम अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? स्किनर। शाखीय अभिक्रम के नॉर्मन क्राउडर और मैथेटिक्स अनुक्रम के गिलबर्ट। सिद्धांत स्किनर ने क्या सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत का दिया था। तो किस सिद्धांत पे काम करता है रेखीय अनुदेशन? क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर। ठीक है, नॉर्मन क्राउडर ने दिया सूची के सिद्धांत, सूची ब्रांच कर लेना। ठीक है, सूचियाँ देते हैं। और गिलबर्ट ने दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत के, लगभग पुनर्बलन के सिद्धांत पे काम करता है कि टीचर उसको बोलता है कि मतलब एक समस्या दे दी है, फिर टीचर उसको बोलता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है क्या? फिर छात्र सोचेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, फिर सोचेगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर सोचेगा, फिर सॉल्व करेगा। तो मेनली ये पुनर्बलन के सिद्धांत पर काम कर रहा है। ठीक है, बुनियादी संरचना की बात करें हम लोग तो लीनियर की बुनियादी संरचना क्या है? एक रेखीय क्रम में सभी छात्रों के लिए समान निर्देश दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? शाखा में क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, गलत उत्तर देने पर छात्र को वैकल्पिक मार्ग पे जाता है, गलत उत्तर देता है तो दूसरे मार्ग पर चला जाता है। ठीक है, इसमें अत्यधिक संरचित और चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। अनुबोधन और उन्मुक्ति, अब इसमें 3 चीज शामिल होती है। किसमें? मैथेटिक्स में। कौन कौन सी? पहले होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन सीधे भाषा में समझो, आपको दे दी एक मैथ्स की इक्वेशन, मैथ्स से समझ लो। ठीक है, मैथ्स की क्या दे दी आपको? एक इक्वेशन दे दी है। अनुबोधन मतलब होता है प्रॉम्प्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अनुबोधन मतलब होता है वो आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है कि भैया अगर आपको दे दिया 3x + 5 = 10, ठीक है, इस टाइप से कुछ दे दिया है, 3x - 5 कर लो, 3x - 5 = क्या दे दिया आपको? 10 दे दिया है। फिर वो बोलेगा कि क्या शिक्षक उसको प्रॉम्प्ट देगा, अनुबोधन करेगा, क्या हम 5 को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे हाँ। तो हम कैसे लिखेंगे? 3x = कैसे लिखेंगे फिर हम लोग? 3x = 10 + 5। तो वो बोलेंगे, शिक्षक बोलेगा फिर उसको क्या दिया? अनुबोधन दे दिया हमने। ठीक है, तो ये जो निकली है ना, देखिए 1 मिनट, ये जो अपनी निकली है बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो हम बोल रहे हैं ना प्रदर्शन, ये हमने दे दी इक्वेशन कि भैया 3x - 5 = 10 है, ये हमारी क्या है? इक्वेशन है, ये है प्रदर्शन। अनुबोधन क्या दिया हमने छात्र को कि क्या हम ये 5 को यहाँ से वापस ले जा सकते हैं? हाँ, तो क्या हम ये 5 को यहाँ से वापस ले जा सकते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ। और फिर उन्होंने क्या किया? 5 को यहाँ से ले जा लिया और यहाँ पे क्या कर दिया? इसको प्लस कर दिया। तो ये जो आया है ना, ये है उन्मुक्ति कि प्रॉम्प्ट मिलने के बाद छात्र ने क्या करा, तो वो होती उन्मुक्ति। अब फिर टीचर उसको प्रॉम्प्ट देगा, फिर प्रॉम्प्ट देगा कि क्या हम इसको जोड़ लें और क्या 3 को इसके बटे में ला सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ भैया। तो आ जाएगा x = 15/3। तो क्या इससे x की वैल्यू आ जाएगी? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? इधर 5 आई है। क्या आई है? 5 आई है। अब फिर वो बोलेगा, अब इसको वो करके देखो, x की वैल्यू में 5 रखेंगे तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15 - 5 = 10। तो ये अपना क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से उसको करते हैं कि उसको पहले प्रदर्शन एक इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, फिर उसका अनुबोधन कुछ उसको प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं कि भैया तो ऐसे सॉल्व कर सकता है, फिर वो थोड़ा सॉल्व कर लेता है, फिर प्रॉब्लम में जाता है, फिर उसका अनुबोधन देते हैं, फिर वो सॉल्व करता है, फिर प्रॉब्लम में आता है, फिर अनुबोधन देते हैं। तो इस टाइप से होता है ये चीज़ें। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, वैसे तो समझा ही दिया है। ठीक है, अब इसमें छात्र का अनुभव क्या होता है? लीनियर की बताओ, सभी छात्रों के लिए समान है। ठीक है, प्रत्येक छात्र के लिए उत्तर के अनुसार अलग अलग मार्ग है और प्रत्येक चरण में संकेत और मार्गदर्शन है। प्रत्येक चरण में दे रहा है ना वो। प्रतिक्रिया क्या रहेगी? एकल प्रतिक्रिया है, कोई है ही नहीं ना,
लीनियर चल रहा है। बहुविकल्पीय प्रतिक्रिया है क्योंकि इसमें हमारे पास विकल्प है। चरणबद्ध प्रतिक्रियाएं हैं और गलतियों में सुधार किया जा सकता है। अब मेरे को बताओ, अगर जब मैंने लिखा था कि 3x किसी ने -5 की जगह +5 करके 10 लिख लिया, तो क्या उसका उत्तर आएगा? नहीं आएगा। तो उसने क्या करी, यहाँ पे गलती करी है, तो गलतियों में सुधार करेगा तभी तो उत्तर आ पाएगा उसका, राइट। तो क्योंकि उसको बाद में इसको प्रूव भी तो करना है, अगर वो इस हिसाब से सॉल्व करेगा तो ऐसे -5 कर लेगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, कितनी आ जाएगी? 5/3, 5/3 आ जाएगी। अब उस मेनली जो मेन इक्वेशन में रखेगा जिसमें यहाँ पे -5 था, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगी ना, ठीक है। मैथ्स वालों को शायद थोड़ा समझ में आ गया होगा, वैसे तो सिंपल सा है, सभी को आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सुधार की प्रक्रिया। गलत होने पर, गलत उत्तर पर अगले क्रम में जाता है। ये क्या किया, गलत उत्तर पर नहीं जाता है, वो सही उत्तर पर अगले क्रम में जाता है। वो गलत उत्तर पर वैकल्पिक शाखा पे जाता है। मतलब 4 में से अगर एक गलत दे दिया, यहाँ उसने इस पर टिक कर दिया, ये गलत दे दिया, उसने 10 बात सुना दी कि ऐसा नहीं होता ऐसा होता है, फिर उसने ये चीज़ किया, ये सही है, तो क्या किया उसने, वैकल्पिक शाखा पर चले गया ना वो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है गलत उत्तर पर संकेत या अनुबोधन प्रदान किया जाता है। फिर है नेक्स्ट हमारा सुधार की हो गई। उदाहरण में, उदाहरण देख लो, गणित की समस्या को एक रेखीय तरीके से हल करते हैं ना, बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं और समीकरण हल करते हैं अनुबोधन के साथ। लक्ष्य क्या है, सभी छात्रों को एक समान गति से सीखना, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता के अनुसार सीखना, जो अच्छा है पढ़ने में फटाफट उसको सॉल्व कर लेगा ऑब्जेक्टिव्स को और जल्दी आगे बढ़ जाएगा, और छात्र को स्वतंत्रता और स्वायत्ता देना, ठीक है। इसमें बस आप उसको निर्देश नहीं दे रहे हो, कुछ एक क्या बोल सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, थोड़ा सा उसको हिंट दे रहे हो, तो वो क्या करता है, खुद से सॉल्व करता है, ठीक है। प्रतिक्रिया समय है क्या, हाँ है ना, त्वरित है, उसी टाइम उसको पता चल जाएगा उसका आंसर सही है तो आगे बढ़ जाएगा, गलत है वो पीछे आ जाएगा, त्वरित बता दिया। ये धीमा है क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट किया ये गलत था, इसको सिलेक्ट किया ये गलत था, इसको सिलेक्ट किया गलत था, तो भाई साहब बचा है कि, तो धीरा हुआ ना ये, ठीक है। और ये है चरणबद्ध और मार्गदर्शन के साथ है। अनुकूलता है क्या इसमें, तो अनुकूलता है क्या, तो बड़े समूह के लिए अनुकूल है, छोटे समूह और व्यक्तिगत निर्देशन के अनुकूल है, और ये व्यक्तिगत निर्देशन के लिए अनुकूल है। उदाहरण दिया है मैंने इसमें, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या है, जैसे 2 + 2 कितना होगा, 4, आगे बढ़ जाएगा व्यक्ति। 2 + 2 क्या होगा, तो अब इसमें 4, 5, 6, आप 4 लगा दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, 5 लगाओगे तो फिर पीछे आ जाओगे कि 2 + 2 5 कहाँ से हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद ये आपको चरणबद्ध तरीके से हल करना है। ये एक इक्वेशन दे दी है तो उसको चरणबद्ध तरीके से हल करेगा कि 3x लिखेगा, ठीक है, = 22 - 4 लिखेगा, फिर इसमें से माइनस करेगा, ठीक है, फिर x की वैल्यू निकालेगा। तो इस टाइप से उसको चरणबद्ध तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये उसका विवरण आ जाएगा। फिर अपना जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, ये मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसको देख लेना, वही लिखा है। फिर ये PSI प्रणाली क्या है, ठीक है, पढ़ना है या फिर आधा घंटा बहुत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलो हम यहाँ से वापस से नेक्स्ट डे में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर ये अच्छा लगा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो कवर करूँगी, या अदरवाइज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो शायद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो कैसी लगी है आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।